वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई शिक्षा। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 4 दैट इज़ प्लानिंग। ठीक है, इससे पहले मैं आपको 3 चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो आज हम प्लानिंग डिस्कस करेंगे। सो प्लानिंग होता क्या है, इसे समझने से पहले एक सिंपल सी आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ। देखो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। ठीक, बस यहाँ पर आपको इसे प्रॉपर तरीके से लिखना होता है। ठीक है, सपोज़ आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। ठीक है, आप बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और आप मिलकर क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो आप क्रिकेट खेलने से पहले क्या डिसाइड करते हो कि कितने पर्सन उसमें इन्वॉल्व होंगे, किस जगह पर मैच खेला जाएगा। ठीक है, उसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कौन सा बैट और कौन सी बॉल यूज़ की जाएगी। ठीक है, किस जगह का रन होंगे, कितने होंगे, किस जगह का आउट होगा, ये सब आप पहले से डिसाइड करते हो, राइट। और क्यों डिसाइड करते हो? सो दैट मैच के बीच में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, राइट। इसीलिए हम डिसाइड करते हैं पहले से कि भाई कहाँ के कितने रन मिलेंगे आपको। ठीक है, या किस जगह पे हम मैच खेलेंगे, कौन सा प्लेयर किसके बाद जाएगा, क्या सीक्वेंस होगा, ये सब आप एडवांस में डिसाइड करते हो। किस चीज़ से बचने के लिए? किसी भी कन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूज़न से बचने के लिए, राइट। तो अब आपने जो काम किया क्रिकेट खेलने से पहले, वो सब क्या कहलाता है? वो सब कहलाता है प्लानिंग। ठीक है, तो आपने प्लानिंग की कि आपको क्या खेलना है, कैसे खेलना है, ये सब आपका प्लानिंग का पार्ट आता है। अच्छा, आपने प्लानिंग करते वक्त, ये सब करते वक्त आपने कुछ वर्क किया? मतलब आपने कुछ वर्क किया नहीं। प्लानिंग में यही है कि आपने कुछ ऐसा मैनुअल वर्क नहीं किया, आपने सिर्फ सोचा। आपका थिंकिंग प्रोसेस वहाँ वर्क करता है कि आपने सोचा कि आप क्या खेलोगे, कैसे खेलोगे, कौन किसके बाद खेलेगा, सारी चीज़ें आपने सोची। ठीक है, आपने वहाँ पर कोई वर्क परफॉर्म नहीं किया। ये एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। वर्क आप कर रहे हो, आप एक प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो, बट आप उसमें कुछ मैनुअली नहीं कर रहे हो। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें आप सिर्फ सोच रहे हो कि आपको इन फ्यूचर आपको क्या क्या करना है। तो जो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें भी प्लानिंग का यही रोल है। ठीक है, जो आपको एडवांस में बताती है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। सो यहाँ पर देखेंगे आप, लिखा भी है दैट इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। ठीक है, प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये आप एडवांस में डिसाइड कर रहे हो कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजमेंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी है वो पहला फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, राइट। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप सबसे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आप सबसे पहले अपने गोल्स डिसाइड करते हो कि आप क्या गोल को लेकर प्लानिंग करोगे। इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि क्रिकेट में आपने डिसाइड कर लिया कि भाई आपको क्रिकेट खेलना है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव था। ठीक, तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी एक ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं। आपने क्रिकेट के बेसिस पर सारी प्लानिंग की, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी हम उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे कि भाई एट द एंड हमारी कंपनी को इतना प्रॉफिट अर्न करना ही है। ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम इतना प्रॉफिट तो अर्न करना ही है। तो आप अपने जितनी भी प्लानिंग करेंगे आप उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे करते हो, उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हो। सो व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ठीक है, अब प्लानिंग को आपने समझ लिया। ठीक है, प्लस प्लानिंग जो होती है ना, आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बनाते हो कि आपने अगर 6 मंथ का टाइम है तो आप 6 मंथ के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हो। सो दैट क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है, अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो वो टाइम वेस्ट हो सकता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं किस टाइम पर क्या करना है। ठीक है, तो प्लानिंग जो होता है वो टाइम सेवर भी होता है। अब आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो क्या होगा? देखो, प्लानिंग प्रोवाइड करती है डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करती है इन द सेंस कि आपको किस डायरेक्शन में वर्क करना है। ठीक है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो, आपको फ्यूचर नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या एनवायरनमेंट में चेंजेस हो सकते हैं, क्या कस्टमर्स की प्रेफरेंस चेंज हो सकती हैं, या अदर चेंजेस जो मार्केट में आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, आप एक आइडिया लगा सकते हो। आपने एक आने अपने इस ईयर से नेक्स्ट ईयर तक का एक आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, आप उसी के बेसिस पर ना आप प्लानिंग करते हो। और अगर आपको लगता है कि किसी तरह का थ्रेट इन फ्यूचर आपकी कंपनी को हो सकता है तो आप उसके लिए भी प्लानिंग करते हो कि इन केस हमें लॉस हो गया या इन केस कुछ चेंजेस आ गए तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी हम प्री प्लान
रहते हैं, हम प्लानिंग करके रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि दैट प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जो चीज़ आपको पता नहीं है उसके बारे में भी अगर आप पहले से सेव कर रहे हो या आप पहले से कुछ सोच कर बैठे हो कि इन केस ये हो जाता है, इन केस ये बड़ा चेंज आ जाता है जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन हम उसके लिए भी रेडी हैं। सो इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। थर्ड इज इट रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। ठीक है, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होती। देखो, अगर हर एक को अपना वर्क प्रॉपर पता है कि किस पर्सन को क्या काम अलॉट है वो उसे करना है, ठीक है, तो उसमें वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। किस टाइम पे क्या काम होना है, किस जगह से आपको क्या चीज़ लेनी है, सो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ में अवॉइड होती हैं। ठीक, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। आप एडवांस में डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है और आप हर चीज़ करने से पहले ना आप प्लानिंग करते हो, ठीक है, तो आप बहुत सारे न्यू आइडियाज़ भी लेकर आते हो, ठीक, कि क्या न्यू आइडियाज़ हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप प्लानिंग करते हो। जब आप प्लानिंग करते हो तो आप हर चीज़ के ना प्रोज एंड कॉन्स देखते हो कि क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है, कि अगर हमने ये डिसीज़न लिया तो इसके हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे और हमने ये डिसीज़न नहीं लिया तो हमें क्या लॉस हो सकता है। तो अगर प्लानिंग हम प्रॉपरली कर लेते हैं तो हम डिसीज़न एक अच्छा ले पाते हैं। ठीक, लास्ट इज प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, देखो आपने जो प्लानिंग की वो एग्जीक्यूट करी गई ऑर्गेनाइजेशन में। अब सिर्फ प्लानिंग करने से आप ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते जब तक वहाँ कंट्रोलिंग प्रेजेंट ना हो। कंट्रोलिंग इन द सेंस आपने प्लानिंग करी, ठीक है, अब जो आपने प्लानिंग कर ली उसके अकॉर्डिंग वो काम वैसा ही हो, वो कौन करेगा, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग अश्योर करेगा कि हाँ जो काम हमने डिसाइड किया वो वैसा ही हो, ठीक है। तो कंट्रोलिंग किस बेसिस पे करेगा कि भाई ये स्टैंडर्ड्स प्लानिंग में डिसाइड हुए हैं, यही स्टैंडर्ड पूरे ईयर फॉलो होने चाहिए, ठीक है। सो ये एक स्टैंडर्ड दे देता है कंट्रोलिंग को कि वो उन स्टैंडर्ड्स की बेसिस पर कंपेयर कर सके। सो प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग। सो प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। डेफिनेटली प्लानिंग ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ही की जाती है, ठीक है, तो उसका मेन फोकस वही रहता है कि आप ऑब्जेक्टिव्स अचीव करिए, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन। पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, सबसे पहले आप प्लानिंग ही करते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव मीन्स कि हर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी, अरे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ो, जब मैं आपको कह रही हूँ आप गेम खेलने से पहले प्लानिंग कर रहे हो तो आप हर जगह, एवरी प्लेस यू नीड प्लानिंग। आप अपने घर में हो, आप अपने ऑफिस में हो, आप अपने स्कूल में हो, हर जगह प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूस। ऐसा हो सकता है कि मैंने आज अपनी लाइफ के लिए कुछ प्लान कर लिया और अगले 20 ईयर्स तक मैं उसी प्लानिंग के साथ रह सकती हूँ? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? देखो ऐसा होता है क्योंकि इन 20 ईयर्स में ना अनगिनत चेंजेस आएंगे। अनगिनत चेंजेस आएंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एक ही प्लानिंग के साथ रह सकूँ, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम के साथ वो प्लानिंग वेस्ट हो जाए क्योंकि सब कुछ जिस बेसिस पे मैंने प्लानिंग की थी वही चेंज हो गया तो प्लानिंग भी वेस्ट हो गई। सो इसलिए ये कहा जाता है कि ये कॉन्टीन्यूस होती है, ठीक है। प्लानिंग साइकिल चलती रहनी चाहिए। एक प्लान आपने कुछ टाइम के लिए फ्रेम किया, फिर नेक्स्ट टाइम आप दूसरा प्लान बनाएंगे, ठीक है, तो ये कॉन्टीन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक है, डेफिनेटली हम फ्यूचर के लिए ही प्लानिंग करते हैं। हम ये सोच के करते हैं कि हमें फ्यूचर में ये इवेंट्स या ये चीज़ें हमें अचीव करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं। सो प्लानिंग में हम फ्यूचर के डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई इस तरह की सिचुएशन होगी तो इस तरह से हम एक्ट करेंगे, ठीक। हम फ्यूचर के बेसिस पर ही पूरी प्लानिंग डिसाइड करते हैं। नाउ प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। इसमें आप डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग कैसे, देखो एक चीज़ के लेकर मुझे डिसीजन लेना है, अगर उस चीज़ का सिर्फ एक ही तरीका है तो मुझे उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मुझे पता है कि ये चीज़ सिर्फ इस तरीके से हो सकती है और किसी तरीके से हो ही नहीं सकती तो क्या वहाँ मुझे प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना कोई गोल अचीव करना है तो उनके पास ना एक तरीका नहीं होता उसे अचीव करने का, कई तरीके होते हैं। अब प्लानिंग जो क्या करती है कि अगर हम कंपनी के पास 4 तरीके हैं कि ये 4 वेज़ हैं जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं, उन चारों में से बेस्ट को चुना जाता है प्लानिंग के थ्रू।
कि भाई वो डिसीजन लिया जाता है कि हम किस मेथड के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लिया जाता है मेजर डिसीजन कि किस चीज़ के थ्रू या किस मेथड के थ्रू किस तरीके से हम अचीव करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और फ्यूचर के बारे में सोचते हो, उस टाइम के बारे में सोचते हो जो अभी तक आया ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स देखते हो, लॉजिकल वे देखते हो, ठीक है। गेस भी करते हो कि हाँ भाई ये हो सकता है, यू नेवर नो कि इन फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। तो आप, ये मेंटल एक्सरसाइज है, आप सोचते हो हर चीज़ को, फिर हर चीज़ को पूरी तरह से सेटल करके एक मैप तैयार करते हो कि हाँ ये हमें करना है। सो इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। अब किसी चीज़ की सिर्फ अच्छाइयाँ ही थोड़ी होती हैं, लिमिटेशंस भी होती हैं, है ना। तो लिमिटेशंस क्या है? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी कैसे? देखो, आपने एक स्टार्टिंग में ही आपने ऑर्गेनाइजेशन के ईयर में स्टार्टिंग में ही आपने एक प्लान डिसाइड कर दिया, जो आपने सबको बता दिया भाई आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, सभी मैनेजर्स को पता है, ठीक है। लेकिन अगर विद इन द ईयर आपके पास कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चेंज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप, ये जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें ना ये डिफ़िकल्ट लगता है कि भाई पूरी प्लानिंग चेंज करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से बनाई गई है, हमने सारी चीज़ सेटल करके बनाई है, ठीक है। तो वो जल्दी से उसे चेंज नहीं करना चाहते, वो उसी के साथ रहना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि भाई जो जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो सर्कमस्टांसेस आए हैं उनके साथ कोप अप करो, ठीक है। कुछ और चीज़ें उसमें इन्वॉल्व करो या कुछ और चीज़ें डिडक्ट करो, लेकिन प्लानिंग आप वही फॉलो करो। तो वो एक रिजिडिटी आ जाती है कि आप एक ही चीज़ को फॉलो किए जा रहे हो, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि आपको उस पर दोबारा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है, तो आप उसी चीज़ को फॉलो कर जा रहे हो। दूसरा रीज़न यहाँ ये भी होता है कि भाई मैनेजर्स के हाथ में नहीं होता कि वो प्रॉपर प्लानिंग को चेंज कर सकें, ठीक है। उन्हें भी अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है दैट प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, जो एक बार डिसाइड हो गया वही फॉलो किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। अगेन अगेन प्लानिंग जो है ना, देखो आपने फ्यूचर को डिसाइड, आपने ये सोचा कि भाई फ्यूचर में ये चीज़ें होंगी, उसके हिसाब से आपने प्लानिंग कर ली। लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है इट इज़ डायनामिक इन नेचर, चेंज होता रहता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये तो हर वक्त चेंज होता है एंड यू नेवर नो कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो आपकी सारी प्लानिंग तो वेस्ट हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कम हो जाती है। देखो हर एक मैनेजर के पास अपनी क्रिएटिव स्किल्स हैं, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। लेकिन अगर आपने, जैसा कि मैंने कहा कि मैनेजर्स के हाथ में हर चीज़ नहीं होती है, अगर उन्हें ये दिया गया ऑर्डर कि भाई आपको इस तरीके से काम करना है और यही एग्जैक्ट वर्क हमें मिलना चाहिए, ठीक है, तो वो उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। वो अपनी क्रिएटिविटी वहाँ पर यूज़ ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें तो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड डिसाइड करके दे दिया है कि भाई इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। तो वो अपने तरफ से कुछ इनिशिएटिव नहीं लाएंगे, ना ही कोई क्रिएटिविटी उसमें यूज़ करेंगे। तो मैनेजर्स सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करेंगे, कोई क्रिएटिविटी नहीं यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। आप, इसमें ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। देखो आपने इतने सारे पूरे मतलब एक ईयर के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप उस ईयर के लिए सारे डाटास कलेक्ट करोगे, साइंटिफिक रिसर्च करोगे या साइंटिफिक कैलकुलेशंस करोगे, ठीक है, सो दैट कि आप एक अच्छी प्लानिंग, अच्छा प्लान डिसाइड कर सको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो इसमें कहीं ना कहीं बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने इतनी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व कर दी या इतनी कॉस्ट आपने उसमें लगा दी और उसके बाद भी आपको बेनिफिट उतना नहीं मिला जितना आपने सोचा था, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आपने जो कॉस्ट प्लानिंग में इन्वेस्ट करी थी वो तो वेस्ट हो गई, राइट। सो ये इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। डेफिनेटली अगर आप पूरे एक ईयर के लिए एडवांस में आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वो थोड़ा टाइम उसमें लगता है। सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और अगर सोचो ऐसा हो, आपने पूरा एक अच्छा खासा टाइम उसमें इन्वेस्ट किया, प्लानिंग की, और बाद में वो चीज़ें हुई ही नहीं, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए, सर्कमस्टांसेस हो गए कि आपको प्लानिंग चेंज करनी पड़ी, तो सारा टाइम वेस्ट हो गया आपका, राइट। नेक्स्ट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। जो चीज़ आप गेस बेसिस पे कर रहे हो कि हाँ भाई ये कर सकते हैं या फ्यूचर में ये चीज़ें होंगी, ठीक, आपको ये नहीं पता एग्जैक्ट कि क्या होगा,
आप सिर्फ प्लान कर सकते हो, ठीक है। आपने सक्सेस प्लान कर ली कि भाई इस मेथड को हम फॉलो करेंगे और हमें सक्सेस मिल जाएगी, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेंगे, लेकिन फ्यूचर तो अनसर्टेन है, राइट। फ्यूचर अनसर्टेन है तो आपको नहीं पता कि इन फ्यूचर क्या होगा, आपको सक्सेस भी मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती है, ठीक है। आप सक्सेसफुल भी बन सकते हो, अनसक्सेसफुल भी बन सकते हो। तो आपने जो प्लानिंग की वो ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर सोच लिया कि भाई हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारी कंपनी को इतना प्रॉफिट होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एग्जैक्ट सेम अमाउंट आपको अचीव हो, राइट। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। नाउ कम्स टू प्लानिंग प्रोसेस। अब प्लानिंग करने के प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप क्या डिसाइड करते हो? आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो। मैंने कहा प्लानिंग का बेस ही उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होगा तो आप किसके बेसिस पर क्या प्लानिंग करेंगे? अब हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई सेल्स टारगेट उन्हें बनाना है कि भाई इतने इस ईयर में हमें इतनी सेल्स करनी है, या इतने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, या अपना बिजनेस कितना ग्रो करना है। सो हर एक के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो पहला प्रोसेस तो हो गया कि आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए। फिर सेकंड आपके पास आ जाता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट किया कि भाई हाँ मुझे इतना प्रॉफिट एट द एंड अर्न करना है, उसके लिए आप ये देखोगे कि भाई उसके लिए सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है भी या नहीं। आपने ये डिसाइड तो कर लिया। देखो अगर मैं ये डिसाइड कर लूँ कि भाई मुझे चांद तोड़ कर लाना है, तो मेरे पास सारी चीज़ें होनी भी तो चाहिए उसके लिए, राइट। हाँ, ऐसे मैंने सिर्फ एक गोल बनाने से कुछ नहीं होता, गोल के लिए चीज़ें भी होनी चाहिए आपके पास, राइट। तो वही है यहाँ पर कि आपने जो एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, अब आप देखेंगे कि भाई वो प्रेमिसेबल है भी या नहीं, उसके लिए सारी जो चीज़ें हमें चाहिए वो है या नहीं है, या जो एनवायरनमेंट हमें चाहिए वो पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो लोग प्लानिंग करते हैं वो बहुत सारी चीज़ें फोरकास्ट करते हैं कि भाई क्या पॉलिसी चेंजेस आ सकते हैं, या क्या कैसी डिमांड हो सकती है इन फ्यूचर, प्रोडक्ट की क्या डिमांड हो सकती है। ये सारी चीज़ें वो पहले रिसर्च करते हैं उनके ऊपर, तभी एक सक्सेसफुल प्लान बन सकता है। जब वो ये कह देते हैं कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर सकते हैं, हमने पूरा फोरकास्ट कर लिया, ये ऐसा एनवायरनमेंट हमें मिल सकता है और वो सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं जिनके ज़रिए हम ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें, तब वो आगे प्लानिंग शुरू करते हैं। तो पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, फिर आपने किया डेवलपिंग प्रेमिसेस की, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की कि हाँ क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और क्या क्या चीज़ें, कैसा एनवायरनमेंट हमें चाहिए और वो पॉसिबल है भी या नहीं। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अभी तो आपने पूरा मतलब बेस बनाया, ठीक। अब आप देखोगे कि भाई हाँ ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया और वो पॉसिबल भी अचीव करना, लेकिन अब कैसे अचीव करें? तो देखो जैसे कि मैंने बताया हर एक चीज़ के 4-5 ऑप्शंस होते हैं, तो आप पहले आइडेंटिफाई करोगे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो थर्ड आ जाता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन कि भाई किस किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। अब फोर्थ में आपने क्या किया? सपोज आपके पास 4 मेथड हैं, फोर्थ में आपने हर उन चारों मेथड को इवेल्युएट किया। तो क्या आ जाता है? इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब आप उन चारों मेथड्स को इवेल्युएट करोगे, हर एक मेथड के प्रॉज एंड कॉन्स देखोगे कि अगर हम ये मेथड फॉलो करेंगे तो इसमें हमें कितना रिस्क है, या इसमें हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और इसमें हमें कितना रिटर्न मिलेगा। चारों को आप डिसाइड करोगे, चारों को आपने इवेल्युएट किया। नेक्स्ट आता है डिसाइड। तो एट द एंड आपको एक ही करना है, राइट। तो आप क्या करेंगे? सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। आपने सेलेक्ट किया एक बेस्ट अल्टरनेटिव जो इन सब में से बेस्ट था। नेक्स्ट आ गया, अब आपने नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। प्लान बन गया, आपने एक बेस्ट डिसाइड कर लिया, अब आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट इन द सेंस कि आप इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या करोगे? देखो आपने डिसाइड कर लिया कि भाई हम ये प्लान फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, ये इस मेथड को हम फॉलो करने वाले हैं। तो अब आप क्या करोगे? उस प्लान को सक्सीड करने के लिए आप सारी चीज़ें असेंबल करोगे, जो रिसोर्सेज उसके लिए चाहिए, ठीक है। जो जो चीज़ें उसके लिए ऑर्गेनाइज़ करनी है वो सब आप ऑर्गेनाइज़ करोगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि आपको अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है, आपको अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है, तो आपको ज़्यादा लेबर चाहिए, ज़्यादा मशीनरी चाहिए, तो आप ये सारी चीज़ें अरेंज करोगे कि भाई हमने ये मेथड डिसाइड किया और हमें उसके लिए ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, वो आप अरेंज करोगे। नेक्स्ट इज आपने इम्प्लीमेंट कर दिया प्लान। अब आपने क्या करना है? फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन मीन्स भाई जो आपने डिसाइड किया वैसी चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो आप ये इंश्योर करोगे दैट द एक्टिविटीज़ आर बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल और नॉट, कि भाई एक्टिविटीज़ जिस शेड्यूल में हमने डिसाइड किया उसी शेड्यूल में हो रही हैं या नहीं हो रही, राइट। सो 7 स्टेप्स थे इसके, एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। फर्स्ट आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, सेकंड में डेवलपिंग प्रेमिसेस दैट इज इट पॉसिबल और नॉट, ठीक। थर्ड इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, चारों मेथड आपने देखे।
कि भाई 4 मेथड हैं इसके करने के। फिर आपने फोर्थ में इवेल्यूएट किया, भाई चारों मेथड थोड़ी फॉलो करेंगे, चारों को आपने इवेल्यूएट किया कि कौन सा बेस्ट है। फिर फिफ्थ में आपने एक बेस्ट चुन लिया कि भाई ये वाला अच्छा है, हम इसी को फॉलो करेंगे। सिक्स्थ में आपने उस प्लान को इम्प्लीमेंट करा, और सेवन्थ में आपने उसको फॉलो, यानी आपने देखा कि जैसा हमने डिसाइड किया वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिंपल है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान भी कई टाइप के होते हैं, ठीक है, प्लान भी कई टाइप के होते हैं। देखो प्लान कई टाइप के होते हैं, जैसे कि डिपेंडिंग ऑन द यूज़ एंड द लेंथ ऑफ द प्लानिंग पीरियड, कितने टाइम के लिए आपको प्लान चाहिए उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, या किस यूज़ के लिए आपको क्या प्लान, कौन सा प्लान चाहिए उसके बेसिस पे भी हम डिसाइड करते हैं कि हमने प्लान को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंगल यूज़ प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है, देखो सिंपल सा मीनिंग है कि जो सिंगल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अलॉट किए गए हों, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाए गए हों, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाता है कि वन टाइम प्रोजेक्ट, इट वॉज डेवलप्ड फॉर वन टाइम प्रोजेक्ट और इवन दैट हैज़, जिसका एक ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, देखो सपोज एक मैन्युफैक्चरर को एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है, तो वो रोड बनाने की प्लानिंग करेगा, ठीक है, और वो प्लानिंग कब तक की होगी, जब तक वो रोड बन नहीं जाता। जैसे ही वो रोड बन जाएगा वो प्लानिंग ख़त्म हो गई, उसका काम वही था, वो एक ही बार यूज़ होनी थी, राइट। तो यही होता सिंगल यूज़ प्लान। अब इसमें आगे पढ़ो, देखो ये इट मीट द नीड ऑफ यूनिक सिचुएशन इन हैंड, जो सिचुएशन उस टाइम पे है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, ठीक है। और इसमें सिंगल यूज़ प्लान है तो आप एक दिन के लिए भी बना सकते हैं, एक वीक के लिए भी बना सकते हैं, एक मंथ के लिए भी, डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना लंबा है, ठीक है। सो ये होता है सिंगल यूज़ प्लान जो आपका वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान जो है ये वन टाइम यूज़ तक नहीं चलता, ये आपका जो है टाइम मतलब लंबे समय तक चलेगा, टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान आर यूज फॉर दोज एक्टिविटी विच अक्कर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो रेगुलरली चलती रहती हैं समय के साथ, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइंड वंस एंड रिटेन देयर वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक बार डिज़ाइन किया जाता है और इसकी वैल्यू काफ़ी लंबे समय तक रहती है, ठीक। इट इज़ डेवलप्ड वंस बट मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मीट बिजनेस नीड। एक बार आपने बना लिया तो बना लिया, लेकिन इसमें जो टाइम टू टाइम बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग जो मॉडिफिकेशन करनी होती है वो इसमें होती रहती है। अब यहाँ पर आ जाती है कि स्टैंडिंग प्लान्स होते कौन से ऑर्गेनाइजेशन में। देखो स्टैंडिंग प्लान में आ जाता है पॉलिसीज़, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने रूल्स कभी चेंज नहीं करेगी, ठीक है। एम्प्लॉयज़ चेंज होते रहेंगे लेकिन रूल्स चेंज नहीं होते, ठीक है। सो ये कुछ प्लान्स आ जाते हैं जो आपके स्टैंडिंग प्लान में आते हैं। क्या क्या? पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल्स। यहाँ पे हमने प्लान्स को डिवाइड किया है अलग अलग पार्ट्स में। तो पहला है इसमें ऑब्जेक्टिव, ये प्लान के पार्ट्स हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाता है? ऑब्जेक्टिव देखो हमें पता है कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट, ये एंड रिजल्ट होते हैं, ठीक है, जिसे आपको अचीव करना होता है। दे मे बी डिज़ाइन एज द डिज़ायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच, ये उसी अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं जिस पोजीशन में ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर जाना चाहती है। ये तो हमें पता ही है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है प्लानिंग का। प्लानिंग में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 20% रिटर्न चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट पे, या इंक्रीज़ करनी है अपनी सेल्स आपको 10% प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं जो क्लियर होते हैं एंड अचीवेबल होते हैं। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड अचीवेबल। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज़ स्ट्रेटेजी। अब ऑब्जेक्टिव तो आपको पता लग गया कि भाई ऑब्जेक्टिव उद्देश्य जो आपको अचीव करना है, फाइनल रिजल्ट आपको जो चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अब स्ट्रेटजी क्या होती है? तो स्ट्रेटजी रेफर टू फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में आप जो चीज़ डिसाइड करते हो कि आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करोगे इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्ट अचीव करने की, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, अब स्ट्रेटजी में आते हैं। स्ट्रेटजी आर दोज प्लान विच एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर टू फेस वेरियस सिचुएशन, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, जो हम इस हिसाब से बनाते हैं कि इन फ्यूचर हमें जो भी सिचुएशन फेस करनी है, जो भी थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आएंगे, तो हमारी कंपनी स्टेबल रहे, उसमें भी ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेटजी बनाई जाती है सब चीज़ को अचीव करने की। अब जो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं, उसे आप क्या कहते हो? आप इंटरनल स्ट्रेटजी। जो स्ट्रेटजी आप बना रहे हो अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट करने के लिए, उसे आप कहते हो एक्सटर्नल स्ट्रेटजी। फॉर एग्जांपल आप डिसाइड करते हो कि आपको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट किस मेथड से करानी है,
या कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको चुनना है, ठीक है। सो ये सब आपकी स्ट्रैटेजी में आ जाती है कि भाई ये स्ट्रैटेजी हमारी है कि हमें इस टाइम तक प्रोडक्ट अपने तैयार करने हैं, इस तरीके से हमें एडवर्टाइजमेंट करना है, या इस तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द मार्केट और फाइनल कंज्यूमर तक हमें कैसे पहुँचाना है। ये सारा आपका स्ट्रैटेजी में आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है? ये जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो आप फॉलो करते हो, मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए एक डायरेक्शन जो फॉलो करते हो, वहाँ पर ये आप गाइड करती हैं कि आपको क्या क्या साथ साथ करना है, ठीक है। अब ये बेसिकली ये डिफाइन करती है पैरामीटर्स कि किस पैरामीटर पर मैनेजर फंक्शन करेगा, काम करेगा, ठीक है। ये भी फ्लेक्सिबल होती हैं, मतलब चेंज हो सकती हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्टैंडिंग प्लान का पार्ट है। ये टाइम टू टाइम इनमें मॉडिफिकेशन हो सकता है लेकिन एंड नहीं हो सकती। अब पॉलिसी में क्या आ जाता है, देखो, सेलिंग गुड्स ऑन कैश बेसिस ओनली। भाई मेरी ये कंपनी ये पॉलिसी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कैश पे बेचूँगी, मुझे उधारों का माल बेचना ही नहीं है, ठीक है। तो मैं कैश पे ही बेचूँगी सामान को, तो ये हमारी पॉलिसी हो सकती है। अब इसमें मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगाई है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये अगर नहीं होगा तो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, क्योंकि कंपनीज तो क्रेडिट बेसिस पे भी डील करती हैं, कैश बेसिस पे भी डील करती हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ मुझे गाइड करेगी कि भाई मैनेजर को फंक्शन कैसे करना है। मैनेजर ने अगर ये पॉलिसी बनाई है कि उसे इतना प्रॉफिट एट द एंड अचीव करना है, तो उसमें उसे इस चीज़ को ज़्यादातर ध्यान रखना है कि भाई क्रेडिट पे कुछ नहीं होना चाहिए, कैश पे होना चाहिए। सिंपल गाइडलाइंस होती हैं, ठीक, जो एक कंपनी अब बनाती है अपने लिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रोसीजर। प्रोसीजर जो कंपनी फॉलो करती है, प्रोसीजर भी अगेन स्टैंडिंग प्लान का पार्ट है, जो जल्दी से चेंज आप नहीं करते हो, ठीक है। प्रोसीजर है यानी कि सीक्वेंस बताता है आपको कि आप किस सीक्वेंस में क्या क्या चीज़ें करोगे। प्रोसीजर आर आउटलाइन रूटीन स्टेप्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि किस मैनर में, एग्जैक्ट मैनर जिसमें आपको वर्क करना है, किस तरह से वर्क परफॉर्म करना है, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ एक्शन इज टू बी टेकन आर जनरली टू इन्फोर्स अ पॉलिसी एंड टू अटेन प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। आपने जो डिसाइड किया कि आप जो भी आपके वर्क करना है, आपको किस सीक्वेंस में करना है टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ये आपको प्रोसीजर में आ जाता है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ अ कंपनी। हर एक कंपनी का अपना अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, कहीं पे इंटरव्यू के थ्रू होता है, कहीं पे वो टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो उन हर एक कंपनी का अलग है और हर बार वही रहता है। आप एक कंपनी में अगर 4 बार इंटरव्यू देने जाओगे ना, 4 बार उनका सेम प्रोसेस होगा, ठीक। तो वो जो प्रोसीजर है कि भाई ये स्टेप्स फॉलो होने हैं, वो होते ही हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है रूल्स। रूल्स जो जनरल एक कंपनी के रूल्स होते हैं, ठीक है। रूल्स तो हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको रूल मिलेंगे, राइट। सो ये रिजिड होते हैं। मेन फंक्शन यहाँ पे यही दिखता है इसका कि रूल्स आर रिजिड। रिजिड मीन्स ये चेंज नहीं हो सकते। अगर किसी कंपनी ने डिसाइड कर रखा है कि भाई मेरी कंपनी में स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रीमिसेस, तो इट मीन्स ये रूल है, यानी आप वहाँ पर स्मोकिंग नहीं कर सकते, ठीक है। या हमारी कंपनी में सिर्फ मंडे टू सैटरडे वर्किंग है, तो वो वही रूल रहेगा, सिर्फ संडे ही आपको ऑफ मिलेगा, ठीक है। ये रूल्स वेरी कर सकते हैं कंपनी टू कंपनी। किसी ऑर्गेनाइजेशन में 4 डे वर्किंग होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 डे वर्किंग होता है। तो ये रूल्स हैं, ठीक है, जो रिजिड नेचर के होते हैं। ये आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए आपको बताते हैं, बेसिकली आपको बताते हैं कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन में कैसे रहना है, ठीक है। दीज आर रूल्स, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट आ जाता है आपका मेथड, ठीक है। मेथड्स प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड वेज और मैनर इन विच अ टास्क कैन बी परफॉर्म्ड। किस तरीके से एक काम होना है, ठीक है। सेलेक्ट करना प्रॉपर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप प्रॉपर मेथड अगर पहले से ही सेलेक्ट नहीं करोगे तो टाइम वेस्टेज हो सकता है, मनी वेस्टेज हो सकता है, ठीक है। हर एक पर्सन उसमें एक वर्क में एक ऐसे काम में लग जाए जहाँ प्रॉपर मेथड ही फॉलो ना हो रहा हो, तो वो इंडिविजुअल भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, मनी भी वेस्ट हो रही है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए होता है कि आप एक मेथड आप पहले से डिसाइड करें कि किस मेथड को हमें फॉलो करना है। मेथड फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। हर सिचुएशन अलग है, हर टाइम अलग है, ठीक है, हर जगह अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग मेथड भी चेंज हो सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, देखो, आप अपनी कंपनी में वेरियस मेथड यूज़ करते हो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए। वेरियस मेथड ऑफ ट्रेनिंग अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रेन इट्स एम्प्लॉयज़। अब डिपेंड करता है क्या टाइम चल रहा है, या आपको अर्जेंट अपने कंपनी में एम्प्लॉयज़ की नीड है, या जो एम्प्लॉय आया है वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो उस कैटेगरी के हैं ही नहीं, तो उन्हें ज़्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। सो इट वेरी कि आप कौन सा मेथड ऑप्ट करोगे उनकी ट्रेनिंग के लिए,
एक्सपीरियंस बंदा है तो कैसे, या फ्रेशर है तो कैसे आप उसे ट्रेनिंग दोगे। सो ये चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, जो आपने शुरू से अभी तक पढ़ा है ना, जितने प्लान थे ये सारे प्रोग्राम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब प्रोग्राम में कंसिस्ट डिटेल लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आउटलाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क। बेसिकली आपने सबसे शुरू में आपने देखा होगा कि एक ना, सब कोई भी काम करने से पहले ना आप एक लिस्ट बनाते हो कि ये काम उसमें होना है, इस तरीके से होना है। तो ये प्रोग्राम वो लिस्ट है कि भाई ये पॉलिसी होगी, ये प्रोसीजर होगा, ये रूल होंगे, ये ऑब्जेक्टिव होंगे। सो ये सारी चीज़ें जिसके अंदर आ जाती हैं वो प्रोग्राम आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बजट। अब बजट क्या होता है भाई, कोई भी वर्क करने से पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि उसमें कितना पैसा लगेगा। न्यूमेरिकल टर्म्स में एक प्लान जो आप न्यूमेरिकल टर्म्स में बनाते हो ना, वो बजट कहलाता है। बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स फॉर अ डेफिनेट पीरियड इन द फ्यूचर, ठीक है। जो आपने रिजल्ट अचीव करने एट द एंड ऑफ द ईयर, वो अचीव करने के लिए कितना आपने उसमें इन्वेस्ट करना है या कितना आपके न्यूमेरिकल टर्म्स में रिजल्ट आएगा, ठीक है। एडवांस में डिसाइड करना कि फ्यूचर में आपका इतना पैसा लग सकता है, ये आपका बजट कहलाता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे हैं कि आप सेल्स बजट डिसाइड करते हो प्रोडक्शन की, आप सेल्स में कितना आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं या प्रोडक्शन में आपको कितने इन्वेस्ट करने हैं, ये आपका बजट में आ जाता है, ठीक है। सो ये सारे कवर हो जाते हैं। यहाँ पे चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो जाता है, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।